प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मेरठ में 12,930 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। रैली के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और सीएम योगी ने दोनों ने इस बात पर जोर दिया कि आने वाले समय में यूपी देश की सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बनेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि नमो भारत और मेरठ मेट्रो से न केवल सफर आसान होगा, बल्कि ये दिल्ली मेरठ को एक बड़े आर्थिक हब के रूप में जोड़ेगा। रैली में जुटी भीड़ ने मोदी मोदी के नारे लगाए और अपना समर्थन दिया और आज के इस कार्यक्रम में साफ कर दिया कि बीजेपी ने विकास के साथ साथ तीखे सियासी हमलों के जरिए आगामी चुनाव के लिए मेरठ और वेस्ट यूपी में अपना एजेंडा सेट कर दिया है। उन्होंने दिल्ली मेरठ नमो भारत कॉरिडोर और यूपी मेट्रो का उद्घाटन करते हुए कहा कि आज का भारत तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। मेरठ की क्रांति धरा पर आज विकसित उत्तर प्रदेश, विकसित भारत, इसके लिए नई क्रांति को ऊर्जा मिल रही है। आज पहली बार एक ही मंच से नमो भारत रैपिड रेल और मेट्रो सेवा का एक ही दिन शुभारंभ हो रहा है। विकसित भारत की कनेक्टिविटी कैसी होगी, ये उसकी एक शानदार झांकी है। शहर के भीतर के लिए मेट्रो और ट्विन सिटीज के विजन को गति देने के लिए नमो भारत जैसी आधुनिक ट्रेन, मुझे संतोष है कि ये काम उत्तर प्रदेश में हुआ है। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने पिछली सरकारों और खासकर कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि पहले की सरकारों ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश को केवल अपराधियों और दंगों के हवाले कर दिया था। पीएम मोदी ने कहा कि जिन प्रोजेक्ट्स को कांग्रेस ने दशकों तक लटका के रखा, उन्हें हमारी सरकार ने तय समय से पहले पूरा करके दिखा दिया। आप आजकल देख रहे हैं कि दुनिया के प्रति और दुनिया के लोगों के मन में भारत के प्रति कितनी आस्था है, लोग कितने आशावान हैं। दुनिया के अनेक विकसित देश आज भारत के साथ व्यापारिक समझौते कर रहे हैं। एक समय था जब कांग्रेस की सरकार चाहकर भी विकसित देशों के साथ समझौते नहीं कर पाती थी, क्योंकि तब घोटालों के लिए बदनाम कांग्रेस सरकार से समझौते करने में दुनिया को हिचक होती थी। कांग्रेस पर तीखा प्रहार करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि विपक्ष की राजनीति केवल परिवारवाद और विरोध तक सीमित है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने हमेशा देश की प्रगति में रोड़े अटकाए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जब हम देश को आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहे हैं, कांग्रेस नकारात्मक राजनीति कर रही है। उन्होंने डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया का मजाक उड़ाने के लिए कांग्रेस को आड़े हाथों लिया और कहा कि आज मेरठ की स्पोर्ट्स किट और आधुनिक मेट्रो दुनिया में भारत का डंका बजा रही है, लेकिन कांग्रेस को इसमें भी बुराई नजर आ रही है। भारत मंडपम में यूथ कांग्रेस के किए गए शॉटलेस प्रदर्शन पर भी कांग्रेस को उन्होंने आड़े हाथों लिया। कांग्रेस और इसके इकोसिस्टम ने क्या किया? साथियों, कांग्रेस ने भारत के एक वैश्विक आयोजन को अपनी गंदी और नंगी राजनीति का अखाड़ा बना दिया। समारोह स्थल पर विदेशी अतिथियों के सामने
कांग्रेस के नेता कपड़े उतारकर पहुंच गए। मैं कांग्रेस वालों को पूछता हूं, देश तो जानता है आप पहले से ही नंगे हो, फिर कपड़े उतारने की जरूरत क्या पड़ी? कांग्रेस के नेताओं ने वहां जो कुछ किया वो दिखाता है कि देश की सबसे पुरानी पार्टी वैचारिक रूप से कितनी दिवालिया हो गई है, कितनी दरिद्र हो गई है। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी प्रधानमंत्री के सुर में सुर मिलाते हुए कांग्रेस पर और सपा पर हमला बोला। योगी ने कहा कि 2017 से पहले मेरठ में बेटियां सुरक्षित नहीं थी, उद्योग धंधे बंद हो रहे थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और उसके साथियों ने यूपी को पिछड़ा बनाए रखने की पूरी साजिश रची थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में पश्चिमी यूपी की पहचान बदमाशी से बदलकर कनेक्टिविटी की हो रही है। योगी ने दावा किया कि विरोधियों के पास न तो नीति है न ही नियति है, वो सिर्फ फूट डालना चाहते हैं और राज करते हैं। 14 के पहले अभी हाल ही में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर की मॉनिटरिंग की जिस 50वीं बैठक की है, यानी इससे पहले 49 बैठकें संपन्न हुई हैं। इससे पहले कभी कोई प्रधानमंत्री क्या कोई मंत्री भी अपने विभाग के कार्यों की समीक्षा नहीं करता था, बड़े प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग नहीं होती थी। और परिणाम क्या है? प्रगति नाम का जो आधुनिक व्यवस्था आज देश के अंदर देखने को मिल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात किया और इस दौरान अपने संबोधन की शुरुआत दिल्ली में हुई ग्लोबल एआई समिट के जिक्र से किया। उन्होंने कहा कि कैसे दुनिया भर के दिग्गज भारत की तकनीकी और विजन को देखने आए थे। पीएम मोदी ने 2 चीजों का उदाहरण दिया। पहला, अमूल का वो प्रोडक्ट जो जानवरों की सेहत सुधारने में एआई के इस्तेमाल करता है, और दूसरा हमारी पुरानी पांडुलिपियों और ग्रंथों जैसे सुश्रुत संहिता को एआई के जरिए डिजिटल और पढ़ने लायक बनाया। उन्होंने कहा कि तकनीक अब हमारी संस्कृति को बचाने का एक बड़ा जरिया बन गई है। मन की बात देश और देशवासियों की उपलब्धियों को सामने लाने का एक मजबूत प्लेटफॉर्म है। देश ने ऐसी ही उपलब्धि अभी दिल्ली में हुई ग्लोबल एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान देखी। कई देशों के नेता, उद्योग जगत के लीडर्स, इनोवेटर्स और स्टार्टअप सेक्टर से जुड़े लोग एआई इम्पैक्ट समिट के लिए भारत मंडपम में एकत्र हुए। मैं 2 बातों का विशेष रूप से उल्लेख करना चाहता हूं। समिट में इन 2 प्रोडक्ट्स ने दुनिया भर के लीडर्स को बहुत प्रभावित किया। पहला प्रोडक्ट अमूल के बूथ पर था। इसमें बताया गया कि कैसे एआई जानवरों का इलाज करने में हमारी मदद कर रही है और कैसे 24/7 एआई असिस्टेंट की मदद से किसान अपनी डेयरी और जानवर का हिसाब रखते हैं। साथियों, दूसरा प्रोडक्ट हमारी संस्कृति से संबंधित था। दुनिया भर के लीडर्स ये देखकर हैरत में पड़ गए कि कैसे एआई की मदद से हम हमारे प्राचीन ग्रंथों को, हमारे प्राचीन ज्ञान को, हमारी पांडुलिपियों को संरक्षित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने खेलों की बात करते हुए T20 वर्ल्ड कप में भारतीय खिलाड़ियों का जोश बढ़ाया। उन्होंने कहा कि भले ही जर्सी किसी और देश की हो, कनाडा, अमेरिका, ओमान या यूएई की हो, लेकिन जब हम भारतीय मूल के खिलाड़ियों को मैदान पर देखते हैं तो दिल खुश हो जाता है। पीएम मोदी ने कनाडा के कप्तान और अमेरिका के कप्तान मोनांक पटेल का जिक्र किया और कहा कि ये खिलाड़ी पूरी दुनिया में भारत का गौरव बढ़ा रहे हैं और साबित कर रहे हैं कि भारतीय जहां भी जाते हैं अपनी जड़ों से जुड़े रहते हैं। साथियों, मैं अक्सर कहता हूं, जो खेले
वो खिले। खेल हमें जोड़ता भी है। आजकल आप T20 वर्ल्ड कप के मैच देख रहे होंगे और मुझे पक्का विश्वास है कि मैच देखते हुए कई बार आंखें किसी खास खिलाड़ी पर टिक जाती होंगी। जर्सी किसी और देश की होती है, लेकिन नाम सुनकर लगता है कि अरे ये तो अपने देश का है। तब दिल के किसी कोने में एक हल्की सी खुशी आती है, क्योंकि वो खिलाड़ी भारतीय मूल का होता है और वो उस देश के लिए खेल रहा होता है जहां उसका परिवार बस गया है। वे अपने अपने देशों की जर्सी पहनकर मैदान में उतरते हैं, पूरे मन से उस देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। कनाडा की टीम में सबसे ज्यादा भारतीय मूल के खिलाड़ी हैं। टीम के कप्तान दिलप्रीत बाजवा का जन्म पंजाब के गुरदासपुर में हुआ था। ऐसे कितने ही भारतीय मूल के खिलाड़ी हैं जो अपने देश का गौरव बढ़ा रहे हैं, वहां के युवाओं के लिए प्रेरणा बन रहे हैं। भारतीयता की यही तो विशेषता है। भारतीय जहां भी जाते हैं अपनी मातृभूमि की जड़ों से जुड़े रहते हैं। और वही समाज सेवा के क्षेत्र में पीएम मोदी ने ऑर्गन डोनेशन की भी अपील की। उन्होंने कहा कि 10 महीने की नन्ही आलीन की कहानी सुनाई। माता पिता ने उसकी मौत के बाद अंगदान करने का फैसला लेकर और दूसरों को नई जिंदगी दी। पीएम मोदी ने दिल्ली की लक्ष्मी देवी और राजस्थान के रामदेव का भी उदाहरण दिया, जो अंगदान की वजह से आज स्वस्थ हैं और जी रहे हैं। इसके अलावा पीएम मोदी ने डिजिटल अरेस्ट, बैंकिंग धोखाधड़ी से बचने की सलाह दी और कहा कि अपना पासवर्ड आप बदलते रहें, केवल आधिकारिक ऐप के जरिए केवाईसी कराएं। मेरे प्यारे देशवासियों, किसी भी माता पिता के लिए अपने बच्चे को खोने से बड़ा दुख कुछ और हो ही नहीं सकता। छोटे से बच्चे को खोने का दुख तो और भी गहरा होता है। कुछ ही दिन पहले हमने केरला की एक नन्ही मासूम आलिन शेरिन अब्राहम को खो दिया है। उसके पेरेंट्स जिस पीड़ा से गुजर रहे होंगे उसे शब्दों से व्यक्त नहीं किया जा सकता है। लेकिन इतने गहरे दर्द के बीच भी आलिन के पिता अरुण अब्राहम और मां शेरिन ने एक ऐसा फैसला लिया जिससे हर देशवासी का हृदय उनके प्रति सम्मान से भर गया है। उन्होंने आलिन के अंगदान का फैसला किया। इस एक फैसले से पता चलता है कि उनकी सोच कितनी बड़ी है और व्यक्तित्व कितना विशाल। एक तरफ वे अपनी बच्ची को खोने के शोक में डूबे थे, तो वहीं दूसरों की मदद का भाव भी उनमें भरा था। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन के आखिर में खेती, इतिहास और बच्चों की परीक्षा की बात की। उन्होंने कहा कि केरल के एक किसान का जिक्र किया जो चावल की 570 किस्म की फसलें उगाते हैं और बताया कि 23 फरवरी को राष्ट्रपति भवन में श्री राजा गोपालाचारी उत्सव मनाया जाता है और उनकी प्रतिमा का अनावरण होगा। पीएम मोदी ने तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता जी को भी याद किया और उन्हें महान देशभक्त बताया और आखिर में परीक्षा दे रहे बच्चों को उत्साह बढ़ाया, ढाढ़स बढ़ाया और कहा कि आपका मूल्य मार्कशीट से तय नहीं होता, खुद पर भरोसा रखें, डरे नहीं। मेरे प्यारे देशवासियों, किसी भी माता पिता के लिए अपने बच्चे को खोने से बड़ा दुख कुछ और हो ही नहीं सकता। छोटे से बच्चे को खोने का दुख तो और भी गहरा होता है। कुछ ही दिन पहले हमने केरला की एक नन्ही मासूम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का आज 131वां एपिसोड प्रसारित हुआ, जिसको लेकर पूरे देश में जबरदस्त उत्साह दिखा। गुजरात के अहमदाबाद में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पार्टी नेताओं के साथ बैठकर प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन को सुना। एमपी की राजधानी भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया।
पीएम मोदी ने इस बार देश के अलग अलग हिस्सों से आए प्रेरणादायक उदाहरणों का जिक्र किया और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने वाले लोगों की कहानियों को साझा किया। उत्तर से लेकर पूर्वोत्तर तक हर राज्य के मुख्यमंत्रियों ने इस कार्यक्रम को अपनी टीम के साथ सुना। उत्तराखंड के देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री के विचारों को सुना और असम के गुवाहाटी में मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने अगरतला में नेताओं के साथ बैठकर रेडियो पर पीएम की मन की बात को सुना और सभी नेताओं ने कहा कि पीएम मोदी का यह कार्यक्रम देश के लोगों को एक सूत्र में पिरोने और नई ऊर्जा भरने का काम करता है। छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी मन की बात को लेकर खासा उत्साह का माहौल था। रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और जयपुर में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने अपने अपने क्षेत्र में नेताओं और आम जनता के साथ पीएम मोदी के 131वें एपिसोड को सुना। नेताओं का कहना है कि पीएम मोदी ने जिस तरीके से जल संरक्षण, डिजिटल इंडिया और लोकल फॉर वोकल जैसे मुद्दों को उठाया वो आने वाले समय में देश की प्रगति के लिए बहुत जरूरी है। इस दौरान स्थानीय लोगों ने भी प्रधानमंत्री मोदी की बातों को सुना और काफी उत्सुक नजर आए। पश्चिम बंगाल और बिहार जैसे राज्यों में भी बड़े नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात को सुना। कोलकाता में केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार और पटना में भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठे और पीएम मोदी के मन की बात को सुना। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो आज कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक रेडियो और टीवी के सामने लोग डटे रहे और पीएम मोदी के इस संबोधन के जरिए युवाओं और महिलाओं को आत्मनिर्भर भारत के संकल्प के साथ जुड़ने का आह्वान किया, जिसे सुनकर कार्यकर्ताओं में नया जोश भरा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज रात 10 बजे लखनऊ से सिंगापुर और जापान के 4 दिवसीय दौरे पर रवाना होंगे। साल 2017 में म्यांमार जाने के बाद उनका ये पहला विदेशी दौरा होगा। इस यात्रा का सबसे बड़ा मकसद है यूपी को मैन्युफैक्चरिंग हब ऑफ इंडिया बनाना, राज्य की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन तक ले जाना है। सीएम योगी आदित्यनाथ वहां एक सीईओ के साथ निवेशकों से सीधे बातचीत करेंगे और बताएंगे कि क्यों 25 करोड़ की आबादी वाला यूपी निवेश के लिए दुनिया में सबसे बेहतरीन जगह है। अपनी यात्रा के पहले पड़ाव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 23 और 24 फरवरी को सिंगापुर रहेंगे। यहां पर 25 बड़ी कंपनियों के साथ वो बैठक करेंगे, जिसमें गूगल, एसटीटी ग्लोबल जैसी कंपनियों के साथ डेटा सेंटर बनाने पर बातचीत होगी, जबकि सिंगापुर एयरलाइंस के साथ एविएशन सेक्टर में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की जाएगी। इसके अलावा एग्रीबिजनेस, सोलर एनर्जी और लॉजिस्टिक क्षेत्र में भी निवेश करने की कोशिश की जाएगी। सीएम योगी निवेशकों को यूपी में एक्सप्रेसवे नेटवर्क और यहां मौजूद विशाल वर्कफोर्स के बारे में जानकारी देंगे। दौरे का जो दूसरा हिस्सा होगा वो जापान में होगा, जहां 25 और 26 फरवरी को मुख्यमंत्री 8 दिग्गज कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ मुलाकात करेंगे। जापान में उनका मुख्य फोकस ऑटोमोबाइल और सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज पर रहेगा। वो सुजुकी और कुबेटा जैसी कंपनियों से ऑटोमोबाइल सेक्टर में बड़े निवेश की बात करेंगे। इसके अलावा टोक्यो इलेक्ट्रॉन के साथ सेमीकंडक्टर और तोशिबा के साथ इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग पर भी चर्चा की जाएगी। जापान की तकनीकी और यूपी के संसाधनों को एक साथ जोड़कर मेक इन यूपी को ग्लोबल ब्रांड बनाने की तैयारी में है मुख्यमंत्री। ये दौरा सिर्फ कागजों पर समझौते करने के लिए नहीं है, बल्कि इसके जरिए मुख्यमंत्री योगी ब्रांड यूपी की एक नई तस्वीर पूरी दुनिया को दिखाएंगे, जहां वो राउंड टेबल मीटिंग करेंगे और निवेशकों के हर सवाल का सीधा जवाब देंगे। व्यापार के अलावा वो यहाँ रहने वाले भारतीय मूल के लोगों से मिलेंगे, स्कूली बच्चों से मुलाकात करेंगे और सरकार को उम्मीद है कि वो इस 4 दिन की यात्रा से राज्य में हजारों करोड़ का निवेश लाएंगे और लाखों युवाओं के लिए रोजगार के नए दरवाजे खुलेंगे। असम में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। पार्टी के पूर्व अध्यक्ष भूपेन बोरा असम बीजेपी का दामन थाम लिए। भूपेन बोरा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप सैकिया और सांसद वैजयंत पांडा की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हुए। बोरा ने बीजेपी में शामिल होने से पहले शुक्रवार को रात अतिथि गृह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। बोरा ने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वैजयंत पांडा और लखीमपुर के विधायक मनाब डेका की मौजूदगी में अमित शाह से मुलाकात की थी। बोरा ने दावा किया कि 8 मार्च तक राज्य के लिए आत्मसम्मान और राष्ट्रवादी भावना रखने वाले 50% कांग्रेस के सदस्य बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी में असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के भूतपूर्व अध्यक्ष और मौजूदा कैंपेन कमेटी का चेयरपर्सन भूपेन बोरा जी ने योगदान किया है। कल
भूपेन बोरा जी ने माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी को भी साक्षात किए थे। भूपेन बोरा जी का बहुत बड़ा कांग्रेस में कंट्रीब्यूशन था और कम से कम 33 इयर्स उन्होंने कांग्रेस को सेवा किया था। आज से उनका एक नया जीवन शुरू होगा। भारतीय जनता पार्टी का जो राष्ट्र प्रथम ये नीति को आगे रखते हुए हम लोग एक साथ काम करेंगे और भूपेन बोरा जी को भी मैं उनका नया राजनीतिक जीवन के लिए शुभकामना देता हूँ।